हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में। आप लोग मेरे इस वीडियो के माध्यम से ये जान पाइएगा कि जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय होता है वो क्या कहलाता है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अंकगणित का जो आधारभूत प्रमेय है वो क्या कहता है। उसके बाद मैं आप लोगों को सत्यापित करके बताऊंगा कि ये जो प्रमेय है इसका सत्यापन कैसे किया जाता है, ठीक है। और साथ ही आप लोग ये समझ पाइएगा कि इस प्रमेय का जो वास्तविक अर्थ है वो क्या होता है। तो आइए बाबू हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, इसमें बताया जा रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को, ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त अर्थात गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यही बाबू इसमें बताया गया है। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि जो भाज्य संख्या है वो क्या कहलाता है और जो अभाज्य संख्या है वो क्या कहलाता है। क्योंकि बाबू ये जो प्रमेय है वह भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या से ही संबंधित है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें अभी तक ये पता नहीं होगा कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या कहलाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो ये जानते होंगे कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या कहलाता है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या कहलाता है, ठीक है। जब तक आप लोग भाज्य और अभाज्य संख्या को नहीं जानिएगा तब तक आप लोगों को ये प्रमेय समझ में नहीं आएगा। जब तक आप लोगों को ये प्रमेय समझ में नहीं आएगा तब तक आप लोग प्रश्नावली 1.2 का जो सॉल्यूशन है उसे नहीं कर पाइएगा। बस वही आधा अधूरा कर पाइएगा, ठीक है, कंप्लीट तरीके से नहीं कर पाइएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए बाबू हम लोग जानते हैं सबसे पहले किसके बारे में। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं भाज्य संख्या के बारे में। बाबू, भाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिनका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक होता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक होता है। जैसे कि सपोज दैट अगर हम यहां पर बाबू ले ले, जानते हैं कितना, हम लोग यहां पर अगर ले ले 4 तो 4 को आप लोग तोड़ो, इसका गुणनखंड आप लोग कीजिए। 4 का गुणनखंड कैसे कर सकते हैं? तो बाबू सिंपल है, 4 का गुणनखंड हम लोग ऐसे कर सकते हैं 2 2 दूनी की 4 और फिर यहां पर हो जाएगा 1, यानी कि 2 दूनी के 4 और 4 एकम 4। अब इससे आगे बिल्कुल भी 4 का गुणनखंड नहीं होगा। तो बाबू आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो 4 है इसका गुणनखंड 3 प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आगे की संख्या पर। आगे ले लेते हैं, जैसे कि हम 6 यहां पर ले लेते हैं 6, ठीक है, 6। तो बाबू 6 को अगर हम लोग गुणनखंडित करें तो क्या होगा? 2 तिहाई 6, 2 तिया 6 गुने 1। देख सकते हैं इसका जो गुणनखंड है वो भी कितना मिला? 3 मिला। बोलेंगे 6 क्या है? 6 जो है वह बाबू भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बाबू यहाँ पर ले लें, जानते हैं कितना? 12 को ले लें तो 12 को आप लोग गुणनखंडित करिए तो क्या मिलेगा? मिलेगा 2 तिहाई 6, या करते हैं ऐसे 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12 और 12 एकम 12, ठीक है। यानी इसमें जो गुणनखंड है वो को मिले? 4 गो, 1 2 3 4। तो 12 भी क्या होगा? भाज्य संख्या। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग बाबू यहाँ पर लेकर चले, मानकर चलते हैं 24, चाहे लेकर चले हम लोग यहाँ पर 44, तो 44 का गुणनखंड क्या होगा? 44 का गुणनखंड हो जाएगा 11 दूनी 22 और 22 दूनी 44 और 44 से कम 44। कितने हैं इसमें गुणनखंड? 1 2 3 4,
ठीक है। तो बाबू आप लोग जान चुके हैं कि ये सारे जो संख्या हैं वो कहलाते हैं भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि इनका जो गुणनखंड है वह या तो 3 है या फिर 3 से अधिक है। आप लोग यही बाबू समझ कर रखिएगा, जिस किसी भी संख्या का गुणनखंड 3 हो या 3 से अधिक हो तो उसे हम लोग भाज्य संख्या के रूप में जानते हैं। ये मत आप लोग सोचिएगा कि सर हेजा बिंदु है, हेजा बिंदु है तो हम लोग तो केवल इसको एक ही गुणनखंड मानेंगे, केवल 2 ही मानेंगे। तो बाबू ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मानते हैं कि अगला जो गुणनखंड है वो 2 ही आ चुका है, लेकिन हम लोग इसकी भी गणना करेंगे, इसकी भी गिनती करेंगे। इन दोनों को हम लोग एक बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। अरे देखिए यहाँ पर 16 है, आज 16 का हम गुणनखंड करें तो 16 का गुणनखंड क्या होगा? 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। तो क्या आप इसको एक मानिएगा? नहीं ना। इसका जो गुणनखंड है वो बाबू हो जाएगा कितना? वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 को होगा। समझ कर रखिएगा। यानी कि जो 16 है वो भी क्या होगा? वो भी बाबू भाज्य संख्या होगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अभाज्य संख्या क्या कहलाता है। तो बाबू जो अभाज्य संख्या है ना वो जस्ट और जस्ट भाज्य संख्या का उल्टा है। यानी कि अभाज्य संख्या में जो आप अ देख रहे हैं इसका मतलब होता है नहीं। जो भाज्य संख्या नहीं है वही तो अभाज्य संख्या है। तो बाबू आप लोग बताओ तो अभाज्य संख्या कौन है? देखिए हमने यहाँ पर 4 के बाद 6 लिया है, 5 को क्यों नहीं लिया है भाई? 5 को मैंने क्यों नहीं लिया है? क्योंकि 5 जो है वह अभाज्य संख्या है। देखो बाबू 6 के बाद हमने डायरेक्ट यहाँ पर 12 लिया है, 7 को नहीं लिया है। ठीक है 8 हो सकता है लेकिन 7 को हमने नहीं लिया है। 7 को क्यों नहीं लिया है? क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है। अब जरा जानते हैं कि जो 6 हो गया, सॉरी जो 7 हो गया, जो 2 हो गया, जो 3 हो गया, जो 5 हो गया, जो 11 हो गया, ये अभाज्य संख्याएं क्यों है? बाबू ये अभाज्य संख्याएं इसलिए है क्योंकि इनका जो गुणनखंड है वह केवल और केवल 2 ही प्राप्त होता है, 2 से अधिक बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता। आप लोग ये समझ कर रखिएगा कि यदि किसी संख्या का गुणनखंड, आप लोग जानिएगा, यदि किसी संख्या का गुणनखंड केवल और केवल 2 ही प्राप्त होता है तो उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में जानते हैं। आप लोग बचपन में इस परिभाषा के माध्यम से भी बाबू पढ़े होंगे कि जो भी संख्या अपने आप या 1 से कटे उसे ही अभाज्य संख्या कहा जाता है। समझ रहे ना जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं? तो बाबू यहां पर लेकर चलते हैं हम लोग, जानते हैं किसको? 2 को। इसका गुणनखंड कीजिए, क्या मिलेगा? तो ओनली 4 मिलेगा। 2 गुणे 1, इससे अधिक इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। आगे लेकर चलते हैं 3 को, क्या मिलेगा? 3 गुणे 1, इससे अधिक इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। आगे लेकर चलते हैं 5 को, 5 गुणे 1, इससे अधिक गुणनखंड जो है इसका नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से आगे ले ले 13 गुणे 1, इससे अधिक इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। आगे हम ले ले कितना बाबू? हम लोग आगे अगर ले ले यहाँ पर मानकर चलते हैं 17 चाहे 23, तो 23 गुणे 1, इससे अधिक इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। हर एक स्थिति में इन संख्याओं का जो गुणनखंड है वह केवल और केवल 2 ही प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम लोग इन संख्याओं को अभाज्य संख्या के रूप में जानते हैं। आप लोग समझ गए कि भाज्य संख्या क्या कहलाता है और अभाज्य संख्या क्या कहलाता है। बाबू अगर हम आप लोगों को ये बताना चाहें कि भाज्य संख्या का जो गुणनखंड होता है वो किस रूप में होता है, तो बाबू भाज्य संख्या का जो गुणनखंड होता है वह सरलतम रूप में अभाज्य संख्याओं के रूप में ही होता है। सरलतम रूप में अगर हम 16 को तोड़ेंगे ना तो 16 का गुणनखंड आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 8 16, लेकिन ये सरलतम रूप में बिल्कुल भी नहीं है। सरलतम रूप में बाबू हाई है, हाई। इसी को क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग सरलतम रूप में बोलेंगे। किसी भी भाज्य संख्या का यदि आप गुणनखंड सरलतम रूप में करते हैं तो उस भाज्य संख्या का जो गुणनखंड होगा वह बाबू अभाज्य संख्या के रूप में ही प्राप्त होगा। यदि आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं बाबू 4 का हमने सरलतम गुणनखंड किया, ठीक है, यानी इससे अधिक अब हम बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बाबू
दो भी क्या है, आभाज्य संख्या, और एक भी क्या है, आभाज्य संख्या। वैसे तो एक को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है, क्योंकि जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है वह केवल 2 ही होता है। जो सबसे छोटा भाज्य संख्या होता है वह केवल 4 ही होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर एक का कि एक को अभाज्य संख्या क्यों नहीं माना जाता है, तो बाबू मैं आप सभी को बता दूं कि जो एक है, अगर आप इसका गुणनखंड कीजिएगा ना, एक का यदि आप गुणनखंड कीजिएगा तो इस तरीके से प्राप्त होगा, 1 गुना 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 1 ऐसे प्राप्त होगा। बताइए, तो आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 के रूप में गिनिएगा कि 1 के रूप में गिनिएगा, आप ही बताओ। आप इसको किस रूप में गिनिएगा? आप इसको मतलब आप चाहे तो अनंत तक भी बढ़ा सकते हैं, अनंत तक भी बढ़ा सकते हैं। आप सबका गुणा कीजिएगा। मानकर चलते हैं हमने यहाँ पर अनंत डॉट डॉट करके यहाँ पर 1 कर दिया, आप गुणा कर रहे हैं तो इसका जो रिजल्ट है वह बाबू 1 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो 1 है इसे बिल्कुल भी अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है। हाँ, कभी कभार बोल दिया जाता है कि एक भी क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका जब गुणनखंड किया जाएगा तो 1 गुणा 1 के रूप में प्राप्त होता है। मतलब कि इसमें जो गुणनखंड आएंगे वो केवल 2 ही आएंगे। तो क्या 2 से अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं? नहीं आएगा, एक अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं। बताइए, ये ना भाज्य में रह पाता है और ना अभाज्य में रह पाता है, इसलिए बाबू इसे बिल्कुल भी अभाज्य संख्या या फिर भाज्य संख्या नहीं माना जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो बाबू आइए अब हम लोग इस प्रमेय को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तब तक मैं क्या करता हूं कि इसे मिटा देता हूं। ठीक है, तो बाबू हम लोग इसे समझने के लिए कोई एक भाज्य संख्या लेकर चलते हैं। ठीक है, तो बाबू हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, जानते हैं क्या, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 32,760 32,760 हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, जो कि एक प्रकार का भाज्य संख्या है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इस भाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं। आप लोगों को आता होगा करना ना, करते हैं। सबसे पहले बाबू हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। ठीक है, अगर आप लोग 1 से स्टार्ट करोगे ना तो बतिया फिर उतने आ जाएगा, उतने आ जाएगा, काम आगे नहीं पड़ेगा। फिर बाबू अगर आप 1 से स्टार्ट करोगे तो फिर वही चीज आएगा, इसीलिए 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है, याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर सबसे छोटा अभाज्य संख्या लेकर चलेंगे, कौन? तो बाबू 2 लेकर चलेंगे ना, 2 ले लिए, लेकर चलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 16 दूनी 32 है, 2 3 6 2 8 16, यहाँ पर हो गया 0 ना। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 से लेकर जाते हैं, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18, और फिर यहाँ पर होगा 0। फिर यहाँ पर 2 से लेकर चलते हैं हम लोग, तो 2 चौके 8 है, 2 9 18, इधर जाएगा 1 हासिल, तो 2 5 10, 495 ना। अब देखो बाबू, ये 2 से बिल्कुल भी नहीं जाएगा, आप लोगों को पता है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चे को पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आगे बढ़ने के लिए हम लोग विभाज्यता के नियम पर विचार करते हैं। देखो तो तीनों को जोड़ के, ये तीनों के तीनों 3 से विभाज्य है, अगर 3 से विभाज्य है तो 495 भी 3 से कटेगा। बाबू जोड़ते हैं, देखिए चाहेंगे तो यहाँ पर हम 5 से भी कटा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अभाज्य संख्याओं के क्रम को आरोही क्रम में लेकर चलते हैं। 2 के बाद जो बड़ा अभाज्य संख्या आएगा वह 3 ना आएगा, 5 तो नहीं आएगा। अगर 3 से कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो 5 से लेकर चलेंगे। देखिए तो 9 4 13, 13 5 18, जो 18 है वो 3 से कट जाएगा, इसलिए जो 495 है वो भी 3 से कटेगा। तो यहां पर कटाते हैं, 3 एकम बाबू 3, इधर जाएगा 1 हासिल, 19 है, 3 5 15, 3 6 18, ठीक है। फिर इधर जाएगा 3 5 15, 165 हो गया। फिर देखिए तो 6 5 11 1 12, 12 कटेगा 3 से, तो 3 से लेकर जाते हैं, 3 5 15, 3 5 15, 5 5 10 हो गया ना, अब नहीं कटेगा बाबू, तो 5 से लेकर जाते हैं, कितना बार में? 11 बार में, 11 5 55। अब जो 11 है अब वो बिल्कुल भी नहीं कटेगा, 11 जो है वो एक बार में ही कटेगा, 11 एकम 11। बात आ रहा है समझ में? तो बाबू हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेंगे,
32,760 बराबर ऐसे लिख लेंगे। देखो समझना, इसी को मैं समझा रहा हूं, ये मत सोचना ना कि सर जी क्या कर रहे हैं कि आभाज्य गुणनखंड विधि से हमें गुणनखंड सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ये जो स्वरूप है वह बाबू इसी प्रमेय से संबंधित है, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक मेरे इस वीडियो को देखिएगा। सारे को हम लोग यहां पर लिखते हैं। देखो दो को है 1 2 3, 3 गो ना, तो 3 गो यहां पर लिखेंगे। 3 को है 1 2, 2 गो ना, तो 2 गो यहां पर लिखेंगे। आगुना 5 को है एगो, तो एगो यहां पर लिखेंगे। 11 को है एगो, तो ये एगो यहां पर लिखेंगे। ठीक, एगो और लेकर चलते हैं बाबू। तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं 30,030। कितना? 30,030। 2 से जाएगा तो ले जाते हैं 2, यहाँ पर हो जाएगा 15, फिर 0 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 15। 15,015 इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000। फिर लेकर जाएंगे 3 से जाएगा 3 5 15, 3 5 15, फिर 0 और फिर 3 5 15, तो एक 0 उतार के ना 3 5 15 ऐसे। फिर लेकर जाएंगे, किससे लेकर जाएंगे? 5 से। 5 एकम 5 और डबल 0 और 5 एकम 5, 1001 हो गया। तो बाबू 1001 को 7 से लेकर जाओ तो जाएगा 7 से। 7 एकम 7, 3 उधर जाएगा तो 30, 7 चौके 28, आ फिर 2 उधर जाएगा 7 के 21, 143। तो 143 को बाबू 13 से लेकर जाओ तो 13 से, 13 एकम 13 आ एक उधर जाएगा तो 13 एकम 13 यानी कि 11 ना। तो बाबू 11 से पहले लेकर जाओ, 11 से, इसको 11 से, 11 एकम 11, यहाँ पर हो जाएगा 11 एकम 11, 11 तिया 33 और लास्ट में 13 बचिए गया। छोड़ दो बस, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर 30,030 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। देख सकते हैं कि इस भाज्य संख्या का जो गुणनखंड है वह सरलतम रूप में अभाज्य संख्या के रूप में प्राप्त हुआ है। इस भाज्य संख्या का जो गुणनखंड है वह सरलतम रूप में अभाज्य संख्या के रूप में प्राप्त हुआ है। तो बाबू यही चीज इस प्रमेय में बताया जा रहा है। देखो, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त अर्थात गुणनखंडित किया जा सकता है। आप बाबू देख सकते हैं कि यह भाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड अभाज्य संख्या के रूप में प्राप्त हुआ है। बाबू यहाँ पर देख सकते हैं कि 30,030 एक भाज्य संख्या है और इसका गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के रूप में प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से बाबू आप लोग इस संसार के किसी भी भाज्य संख्या को आप लोग उठा लीजिए, किसी भी भाज्य संख्या को, और उसका गुणनखंड सरलतम रूप में कीजिए। बाबू सरलतम रूप में उनका जो गुणनखंड प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। आप लोग चाहे तो करके देख सकते हैं। और ये जो बाबू कथन है यह एक प्रकार का सत्य कथन है और यही कथन इस प्रमेय के माध्यम से बताया जा रहा है ना। आगे है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। देखिए, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, बाबू देखो यहाँ पर समझिएगा। देखो यहाँ पर जो 2 है वह बाबू 3 बार आ चुका है। कितना बार आया है? 3 बार आ चुका है। अगर हम लोग 2 के क्रम पर ध्यान ना दें, मतलब हम लोग मान ले कि इसके अभाज्य गुणनखंड में जो अभाज्य संख्या है वह केवल 2 ही शामिल है। ठीक है, जो अगला अभाज्य संख्या है वह केवल 3 ही शामिल है, और जो अगला अभाज्य संख्या है वह केवल 5 ही शामिल है, और जो अगला अभाज्य संख्या है वह केवल 11 ही शामिल है। तो बाबू इससे आगे इनका जो गुणनखंड है वो बिल्कुल भी किया नहीं जा सकता है, और इसके अभाज्य गुणनखंड में इन संख्याओं को छोड़कर अन्य कोई भी संख्या नहीं आ सकती है। इसलिए इन सभी अभाज्य संख्याओं को इस भाज्य संख्या के गुणनखंड के लिए अद्वितीय माना जाता है। ऐसे देखो, अगर हम इसको ऐसे लिख ले, ऐसे एक साथ ले ले 2 को, तो क्या हो सकता है? 2 के पावर क्यूब। 3 को बाबू ले ले एक साथ, क्या हो सकता है? 3 के पावर 2, आ फिर गुना 5, आ फिर गुना 11।
ठीक है। अगर आप सोचिएगा कि इसमें 7 आ जाए तो नहीं हो सकता। अगर आप सोचिएगा कि इसमें 13 आ जाए तो नहीं हो सकता है। अगर आप सोचिएगा कि इसमें से हम 5 को निकाल दें और 5 की अनुपस्थिति में 2 के पावर क्यूब गुना 3 का स्क्वायर गुना 11 के कारण ही हम लोग इसका जो मान है वह 32,760 के बराबर कर दे तो बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता है। ये जो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुए हैं, इन अभाज्य संख्याओं के कारण ही जो इनका कुल मान है वह बाबू 32,760 के इक्वल है, अर्थात तुल्य है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग इसमें से किसी संख्या को हटा दें तो इनका जो मान होगा वह 32,760 के तुल्य हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज आप लोग और ध्यान में रखना दोस्तों, अगर आप सोचिएगा कि हम लोग केवल ऐसे ही केवल गुणा करेंगे तो इसका जो मान है वह 32,760 प्राप्त होगा, तो आप गलत हैं। आप चाहे तो बाबू किसी भी तरीके से गुणा कर सकते हैं। आप 3 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 11 गुणा 2 के पावर क्यूब ले लीजिए तो भी मान जो होगा 32,760 के बराबर ही होगा। अगर हम यहाँ पर ले लें 11 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 गुना 2 के पावर क्यूब तो भी जो मान है वो 32,760 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आप लोग अभाज्य संख्याओं के इस गुणनफल में इन संख्याओं के स्थान को बदलते रहिए। इनका जो कुल गुणनफल का मान होगा वह बाबू 32,760 ही प्राप्त होगा। इसमें से कोई भी संख्या ना बाहर निकलेगा ना बाहर से कोई संख्या इसमें आएगा, इसलिए यह अपना अद्वितीय स्वरूप प्रकट करेंगे। इसलिए मैंने बाबू यहां पर एक और उदाहरण लिया है समझाने के लिए। देखो, हमने यहां पर जब इस भाज्य संख्या का गुणनखंड किया तो बाबू इसमें आने वाले जो भी अभाज्य संख्या है वो सबके सब अपना अद्वितीय स्वरूप प्रकट करते हैं। देख सकते हैं, जब बाबू हमने 30,030 का अभाज्य गुणनखंड किया तो इसमें जो 2 है वो बाबू आया हुआ है, फिर 3 आया हुआ है, फिर 5 आया हुआ है, फिर 7 आया हुआ है, फिर 11 आया हुआ है। कहने का मतलब कि अगर हम लोग 2 के क्रम पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, देखिए क्रम है ना यहाँ पर क्रम, तो इसके क्रम पर अगर हम लोग बिल्कुल भी ध्यान ना दें तो बाबू इस भाज्य संख्या के गुणनखंड में जो 2 होगा वह केवल एक ही बार आएगा। ठीक है, इसके बाद बिल्कुल जो 2 है वो नहीं आएगा। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद 3 आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, इसके बाद कोई भी संख्या नहीं आएगा। इसलिए हम लोग इन सभी अभाज्य संख्याओं को इस भाज्य संख्या के लिए अद्वितीय मानेंगे। यही चीज इस प्रमेय के माध्यम से बताया जा रहा है, जिसका सत्यापन, जिसका वर्णन किसने किया था? तो बाबू कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किया था। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने ही सबसे पहले इस प्रमेय की उपपत्ति दी थी। इसलिए बाबू हमने यहां पर लिखवा दिया है आप लोगों के लिए, इस प्रमेय की सबसे पहले सही उपपत्ति कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने अपनी कृति डिस्कविशंस अर्थमेटिकी में दी थी। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को ही गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता है। मैट्रिक बिहार बोर्ड की परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो बाबू गणितज्ञों का जो राजकुमार है वो कहा जाता है कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। अगर हम बात करें इनके जन्म का तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 1777 ईस्वी में और इनकी जो मृत्यु है वो हुआ था 1855 ईस्वी में। अब बाबू थोड़ा सा हम लोग इस प्रमेय के सत्यापन की ओर चलते हैं। सबसे पहले बाबू हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि x जो है वह कोई एक भाज्य संख्या है। देखिए हमने यहां पर लिखा, माना कि कोई एक भाज्य संख्या x है। क्यों? क्योंकि यह जो प्रमेय है वह भाज्य और अभाज्य संख्याओं से ही संबंधित है। हमने यहां पर जो भी आप लोगों को समझाया वो मैंने भाज्य और अभाज्य संख्याओं के आधार पर ही समझाया। तो बाबू हमने यहां पर भाज्य संख्या x मान लिया। चूंकि x का गुणनखंड करने पर हम पाते हैं कि x बराबर इतना। बाबू देखिए, अगर हम मानकर चले यहां पर कि हई पहला अभाज्य संख्या है,
हाई दूसरा आभाज्य संख्या है, हाई तीसरा आभाज्य संख्या है, ये चौथा आभाज्य संख्या है, ये पांचवा आभाज्य संख्या है। ठीक वैसे ही दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा है ये पहला आभाज्य संख्या है, यह दूसरा आभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर होता है ना आभाज्य संख्या का, तो उसी का पहला लेटर यहाँ पर पी आ गया है। यह तीसरा आभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से अगर जितना ही बड़ा भाज्य संख्या का मान होगा उतना ही अभाज्य संख्या का जो गुणनफल है वो बढ़ता जाएगा। तो मैंने बाबू यहाँ पर इससे अभाज्य संख्याओं का जो स्वरूप है वह pn तक लेकर माना है, यानी कि n तक है। जितना आप भाज्य संख्या को बढ़ाते जाओगे उतना तक इनका जो गुणनफल है वो आगे की ओर बढ़ता जाएगा। इतना तक हमने कर लिया, जहाँ P1, P2, P3, P4, P5 से लेकर अनंत यानी Pn तक आरोही क्रम में लिखी गई। आरोही मतलब सबसे पहले छोटा आभाज्य संख्या, उसके बाद बड़ा आभाज्य संख्या, उसके बाद उससे बड़ा आभाज्य संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ा आभाज्य संख्या है ना, इसी को बोलते हैं आरोही क्रम। ठीक है बाबू, आरोही क्रम में लिखी गई भाज्य संख्या x का गुणनखंडित अभाज्य संख्याएं हैं। अर्थात अब बाबू यहाँ पर एक चीज आप लोग समझना, अर्थात P1 ग्रेटर देन इक्वल P2, P2 ग्रेटर देन इक्वल P3, P3 ग्रेटर देन इक्वल P4 और P4 ग्रेटर देन इक्वल P5 और इसी प्रकार से ग्रेटर देन इक्वल Pn। इसका मतलब क्या हुआ तो बाबू आप लोग समझना। देखो यहाँ पर क्या है, देखो तो यहाँ पर बाबू क्या है, देखो तो ध्यान से समझना। यहाँ पर 2 है ना, तो 2 को अगर हम लोग मान ले P1 फिर हम लोग इस 2 को मान ले P2 फिर हम लोग यहाँ पर इस 2 को मान ले P3 और फिर 3 को हम लोग यहाँ पर मान लेंगे P4। बाबू इससे आप लोग क्या सीख रहे हैं, इससे आप लोग यही सीख रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि पहले अभाज्य संख्या के बाद का जो अगला अभाज्य संख्या होगा वह बड़ा ही होगा, वह उसके बराबर भी हो सकता है। देख सकते हैं पहला यानी P1 जो अभाज्य संख्या है वह बाबू 2 है, जो P2 अभाज्य संख्या है वो बाबू 2 है, तो कहीं ना कहीं बाबू जो P1 होगा वह P2 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखवाया है P1 ग्रेटर देन इक्वल P2, यानी कि जो P1 है वह P2 के बराबर भी हो सकता है और जो P1 है वह P2 से बड़ा भी हो सकता है। अब बड़ा की जो स्थिति है, बड़ा का जो केस है वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बाबू कि अगर हम लोग 2 को P1 लेकर चलेंगे 3 को अगर हम लोग P2 लेकर चलेंगे तो आप लोग देखो यहाँ पर P1 और P2 के बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो कैसा होगा, तो बाबू यहाँ पर P1 और P2 के बीच का जो रिलेशनशिप होगा वह बड़ा का होगा। P2 जो होगा वो P1 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो P2 होगा वो P1 से बिल्कुल भी बड़ा नहीं होगा बल्कि P1 के बराबर होगा। साथ ही साथ जो P3 होगा वह बिल्कुल भी P2 से बड़ा नहीं होगा बल्कि P2 के ही बराबर होगा। इसमें जो बाबू P1, P2, P3 जो होंगे वह तीनों आपस में बराबर होंगे, इसलिए यहाँ पर हमने दिया है। कोई जरूरी नहीं है कि जो P1 है वो P2 से बड़ा ही होगा, कोई जरूरी नहीं है कि जो P1 है वो P2 के बराबर ही होगा। भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में आने वाले जो अभाज्य संख्याएं होते हैं यदि वे अपने आरोही क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो बाबू इनका जो निरूपण है वह इस रूप में प्राप्त होता है। आप लोग समझ पाए होंगे कि मैं आप लोगों को अपने माध्यम से क्या बताना चाहता हूं। ठीक है, तो बाबू इसलिए हमने यहाँ पर ये चीज लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है यदि हम समान संख्याओं को एक साथ मिला ले, समान संख्या कौन है, हाई है, फिर समान संख्या कौन है, हाई दोनों है। यदि हम समान संख्याओं को एक साथ मिला ले तो हमें अभाज्य संख्याओं की घातें प्राप्त हो जाती है, होगा ना घातें प्राप्त है। 2 का पावर क्यूब, फिर यहाँ पर 3 का पावर 2, बस ठीक। आगे अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि भाज्य संख्या के गुणनखंडों का क्रम आरोही होगा तो दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होंगे। मतलब कि अगर हम लोग 2 और 3 के क्रम पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें तो बाबू इस भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में आने वाले जो अभाज्य संख्याएं होंगे वह बाबू अद्वितीय रूप में ही होंगे। 2 के बाद कोई भी दूसरा 2 नहीं आएगा, 3 के बाद कोई भी तीसरा
3 नहीं आएगा, 5 के बाद कोई भी अगला 5 नहीं आएगा और 11 के बाद कोई भी अगला 11 नहीं आएगा अगर हम इनके क्रम पर ध्यान ना दे तो, इसलिए यह अद्वितीय होंगे। तो बाबू इस तरीके से इनका सत्यापन हो पाया। ठीक है, ऐसा आप लोग अपने नोट्स पर करके लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे है, वास्तव में यह कथन सत्य है तथा पूर्णांकों के अध्ययन में यह मूल रूप से एक अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमने बाबू यहाँ पर स्थान छोड़ दिया है, मूल रूप से एक अति महत्वपूर्ण, यहाँ पर बाबू लिख देना स्थान रखता है। इसी कारण यह कथन अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है, क्योंकि यह जो कथन है वह संख्या पद्धति से संबंधित है, अंक गणित से संबंधित है, इसीलिए अंक गणित का आधारभूत प्रमेय यह कथन कहलाता है। और आगे जो भी है उसे मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर बाबू आप लोगों ने मेरे इस वीडियो के माध्यम से इस प्रमेय को अच्छे से समझ पाया है तो प्लीज आप लोग अपने अच्छे कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लेकिन यदि किसी बच्चे को यह प्रमेय समझ में नहीं आया है तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, आप लोग अपना प्रॉब्लम मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोगों के लिए बाबू मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में आप लोगों को फिर से मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा, जिससे कि आप लोगों को ये जो प्रमेय है वह अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप लोग इस प्रमेय को अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर इस प्रमेय में मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं। और इस प्रमेय को देने वाले कार्ल फ्रेडरिक गॉस क्या आपसे कहना चाहते हैं। तो बाबू अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।